Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 2nd October of 2020 and it's a Friday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 368 क्या डिफाइन करता है? आर्टिकल 368 क्या डिफाइन करता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 250 क्या डिफाइन करता है? आर्टिकल 250 क्या डिफाइन करता है? इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें, और जो कोई वीडियो देखे प्लीज़ कमेंट जरूर करें आंसर्स को। और कोई डाउट हो आपको और कोई दिक्कत आई हो इन एनालिसिस में, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। पहली न्यूज़ आती है, राहुल प्रियंका हेल्ड ऑन वे टू हाथरस। कि जैसे आप सभी जानते हैं, हाथरस इंसिडेंट जो हुआ है, जो रेप इंसिडेंट, जिसमें क्या कहते हैं हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है कि क्या कहते हैं उसके जो रेप विक्टिम है और उनको कहते हैं हैंग टू डेथ किया जाए, उनको क्या कहते हैं फांसी मिलनी चाहिए, उनको पकड़ा जाए। और ये जो यूपी पुलिस का जो उनका बिहेवियर था उस इंसिडेंट के तहत की तरफ, उसको वो क्या कहते हैं इससे देखना चाहिए, क्या कहते हैं वहाँ के गवर्नमेंट, स्टेट यूपी गवर्नमेंट को देखना चाहिए और स्टेप लेना चाहिए, जैसा उन्होंने स्टेप लिया यूपी पुलिस ने क्या कहते हैं उस इंसिडेंट पे, उनके खिलाफ क्या कहते हैं एक्शन लेना चाहिए, ऐसा इसमें मांग है लोगों की। लोग प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं। तो उस पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस इंसिडेंट की जो क्या कहते हैं वहाँ पे जिनकी जो फैमिली थी उनसे मिलने जा रहे थे, तो उनको बीच रास्ते में रोक लिया गया और उनको ब्लॉक कर दिया गया और उनको अरेस्ट कर लिया गया। फिर कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन उनको रोक दिया गया, मिलने नहीं दिया गया फैमिली से। तो इस न्यूज़ में यही बात की गई है। ये बहुत ही ज़्यादा इस वक्त सोचने की बात है कि इस तरह के इंसिडेंट को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वुमेन सेफ्टी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए कई स्टेप्स लेने होंगे, कई लॉज भी इम्प्रूव कराने होंगे या अमेंड करने होंगे, जिससे हम इस तरह की वुमेन सेफ्टी को बढ़ा सकें। वुमेन सेफ्टी होगी तभी अच्छा होगा, नहीं तो इस तरह के इंसिडेंट बढ़ते ही जाएंगे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, जीएसटी कलेक्शन क्रॉस 95,000 करोड़ इन सितंबर। कि जो जीएसटी कलेक्शन वो था वो 95,000 करोड़ क्रॉस किया है इस बार इस सितंबर में। ये इस फाइनेंशियल ईयर का सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में 2021 में सबसे ज़्यादा इतना ही जीएसटी कलेक्शन हुआ है। इसमें यही बात की, रिवेन्यू कलेक्शन जो हुआ जीएसटी से सितंबर में वो 95,480 करोड़ था, जो हाईएस्ट था इस फाइनेंशियल ईयर में, जिसके कारण एक पिकिंग अप आई स्ट्रीम में जो ग्रेजुअल ईजिंग है लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस की। जैसे लॉकडाउन खत्म, इनके रिस्ट्रिक्शन खत्म हो रहे हैं लॉकडाउन के, वैसे वैसे क्या कहते हैं जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, और क्या कहते हैं जो इकोनॉमिक जो डिक्रीज आई थी वो इम्पैक्ट जो पैंडमिक कारण वो सही होता जा रहा है। इसमें वही बात बताई गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, एससी ग्रांट्स बेल टू मैन एक्यूज्ड अंडर यूपा। क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदमी को बेल दी है जिसके ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगा था। ये क्या कहते हैं, तो इसमें यही बात बताई गई। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है यूपा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्वेश्चन आर 247 या डिस्क्रिप्शन दी हुई लिंक से, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं यूपा को। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जैसे हमने देखा इसे पास किया गया था 1967 में। ये इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज होता है, एसोसिएशन इन इंडिया। अनलॉफुल एक्टिविटीज मतलब कोई भी एक्शन जो इंडिविजुअल द्वारा लिया गया हो या एसोसिएशन द्वारा जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को डिस्टर्ब करे। इसमें हाई डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल जाता है। हाईएस्ट पनिशमेंट्स यही दोनों है, आपको डेथ पेनल्टी मिल सकती है या कहते हैं उम्र कैद। अंडर यूपा बोथ इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स कैन बी चार्ज। इंडियन हो या फॉरेन का कोई हो, फॉरेन नेशनल्स, उसको भी इसके अंदर क्या कहते हैं अरेस्ट किया जा सकता है। ये एप्लीकेबल है ऑफेंडर्स के नाम पे, इवन इफ क्राइम इज कमिटेड ऑन अ फॉरेन लैंड। अगर क्राइम फॉरेन लैंड में भी कमिट किया गया है तब भी उसके ऊपर लग सकता है। द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फाइल करती है एक चार्जशीट इन मैक्सिमम 180 डेज जब अरेस्ट होने के बाद। फिर 2004 में इसका अमेंडमेंट हुआ, जिसमें इसमें टेररिस्ट एक्ट भी जोड़ दिया गया, जो बैन करता है ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते हैं। इसके तहत 34 आउटफिट्स वर बैन। फिर 2004 में अनलॉफुल एक्टिविटीज रेफर टू एक्शन रिलेटेड टू सक्सेशन एंड सेसेशन ऑफ टेरिटरी। अनलॉफुल एक्टिविटीज में ये भी जोड़ा गया कि जो सेसेशन होता है टेरिटरी का, उसको भी उसमें जोड़ दिया गया।
अगस्त में पार्लियामेंट ने अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल 2019 पास किया पिछले साल, जिसमें इंडिविजुअल एज टेररिस्ट ऑन सर्टेन ग्राउंड प्रोवाइडेड इन द एक्ट। उसमें कई सर्टेन ग्राउंड्स बनाए जिसके तहत क्या कहते हैं टेररिस्ट बताया जाएगा कि टेररिस्ट है कि नहीं। ये एक्ट एम्पावर भी करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, जिससे वो अप्रूवल देता है जिससे केस इज इन्वेस्टिगेट बाय द साइड एजेंसी। ये एक्ट एम्पावर करता है ऑफिसर्स ऑफ एनआईए जो रैंक ऑफ इंस्पेक्टर होते हैं, जिससे उनके पास पावर हो जाती है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके केसेस ऑफ टेररिज्म, और क्या कहते हैं जैसे कंडक्टेड बाय द डीएसपी और एसीपी की तरह होते हैं और अबव रैंक ऑफिसर, वो ये ऑफिसर एनआईए के कर सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है एनसीआरबी मोस्ट काउंटरफिट 2000 नोट्स की। एनसीआरबी मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। उसमें बताया गया है कि जो सबसे ज़्यादा स्मगलिंग हुई नोट्स की, जो धांधली चलती है नोट्स की, वो 2000 रुपए की नोट्स की हुई है, ऐसा इसमें बताया गया है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट आता है एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इसे बनाया गया था 1986 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, एज अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल, जो क्राइम और क्रिमिनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है, स्टोर करता है। इन्वेस्टिगेशन लिंकिंग क्राइम, अगर कोई इन फ्यूचर अगर कोई क्राइम जैसे कोई क्राइम हुआ है तो उसके इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है, तो इसलिए डाटा स्टोर किया जाता है। ये बेस्ड है, रिकमेंडेशन हुआ था नेशनल पुलिस कमीशन और एमएचएस टास्क फोर्स 1985 में। फिर एनसीआरबी लाया गया था, ब्रिंग आउट द एनुअल कॉम्प्रिहेंसिव स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्राइम अक्रॉस द कंट्री, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के नाम से आती थी रिपोर्ट, बीइंग पब्लिश सिंस 1953। 1953 से पब्लिश हो रही है ये क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। फिर ये 1986 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बनाया गया है। ये रिकॉर्ड जो रिपोर्ट थी 1953 में जो पब्लिश होती थी, वो एक क्रूशल टूल थी जो अंडरस्टैंड कराती थी लॉ और ऑर्डर सिचुएशन अक्रॉस दिस कंट्री, कि जो क्या किस सिचुएशन है कंट्री में, क्या लॉ की कंडीशन है, क्या ऑर्डर मेंटेन हो रहा है कि नहीं, उसको बनाए रखने के लिए इसे रिलीज किया जाता था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, 3 सोल्जर्स किल्ड 5 इंजर्ड इन फायरिंग बाय पाकिस्तान अलोंग एलओसी, कि 2-3 सोल्जर्स मारे गए हैं, 5 इंजर्ड है फायरिंग अलोंग एलओसी। अभी एलएसी में इंसिडेंट चला था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। अब इंसिडेंट हुआ है, फायरिंग हुई है एलओसी पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये कुपवारा पूंछ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है। क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर का कुपवारा और पूंछ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, फायरिंग हुई है, जिसके का फोटो में देख सकते हैं। बीएसएफ पर्सनल पेट्रोल कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल में पूंछ डिस्ट्रिक्ट पे जो पड़ता है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग एलओसी को देख लेते हैं। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल को अलग से देखते हैं हम लोग। लाइन ऑफ कंट्रोल है कि ये लिव लाइन है विद लॉट ऑफ एक्टिविटीज लाइक फायरिंग, फेस टू फेस इंटरेक्शन यहीं पे होता है, और इट इज क्लियरली डिमार्केटेड बाय द मिलिट्रीज, ये डिमार्केटेड है मिलिट्रीज द्वारा। It denotes a kind of boundary separating parts. ये इंडियन यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर कंट्रोल्ड इंडिया एंड इलीगली ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान। ये लाइन डिफाइन करती है कौन कौन सा एरिया है, कौन इंडिया के अंदर आता है, कौन पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया है। The length of LOC है 776 किलोमीटर। इंडियन पार्ट ऑफ LOC इज नोन एज जम्मू कश्मीर, जो 45% है कश्मीर का। जो इंडियन पार्ट है LOC का वो जम्मू कश्मीर कहलाता है, जो 45% आप देख सकते हैं। ये क्या कहते हैं इंडिया एरिया है पूरा, ये इंडिया एरिया। इधर एलएसी पर जाता है, तो इधर पीओके, इधर क्या कहते हैं पीओके है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो आप देख सकते हैं ये एलओसी है, ये एलओसी है और ये एलएसी है। तो आप देख सकते हैं एलओसी एलएसी को। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। आज का पहला आज का पहला एडिटोरियल आता है, अनडाइंग एम्बर्स, इंक्रीजिंग जेंडर सेंसिटिविटी इज क्रूशियल टू एनहेंसिंग वुमेन सेफ्टी, कि जेंडर सेंसिटिविटी की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो वुमेन सेफ्टी बढ़ाएगा, ऐसा इस एडिटोरियल में बात की गई है। इसमें वही बताया गया जैसे अभी जो 19 साल की जो दलित गर्ल थी उनके ऊपर कहते हैं रेप इंसिडेंट हुआ, और क्या कहते हैं उसके बाद क्या कहते हैं डेथ हो गई, तो वो उसके बाद क्रिमेट भी कर दिया गया विदाउट द कंसेंट ऑफ द रिलेटिव्स या फैमिली के। तो कहते हैं इसमें वही बात की गई कि ये इस तरह के इंसिडेंट को रोकनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गर्ल सेफ्टी वुमेन सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हमने देखा तो जो निर्भया केस हुआ था दिल्ली में 2012 में, फिर अब गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जस्टिस जीएस वर्मा के उस पर, जिसमें रिकमेंडेशन किया गया था जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है वो अमेंड किया जाए 2013 में। फिर
इसी मार्च में 10 मार्च द 4 कन्विक्टेड टू द गैंग रेप, जो कन्विक्टेड थे गैंग रेप में उनको हैंग टू डेथ कर दिया गया, उनको फांसी मिल गई है। ऐसा हुआ है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इस तरह का ही पनिशमेंट मिलना चाहिए, ऐसा इसमें बात की गई है। इसमें ये भी कहा गया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऐसा बताता है कि उत्तर प्रदेश हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, कि 2019 में सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्राइम जो हुआ अगेंस्ट वुमेन वो उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, अकाउंटिंग फॉर 14.7%, जो 14.7% था टोटल जो इंडिया में हुआ था। फास्ट ट्रैकिंग द इन्वेस्टिगेशन, यूपी में ज़रूरत है कि फास्ट ट्रैक हो इन्वेस्टिगेशन, जस्टिस मिले जल्दी, लीस्ट अथॉरिटीज कैन डू, बट द चैलेंज इज टू इंश्योर दैट दिस ट्रेजेडीज आर नॉट अनफॉरगेटेन, कि इस तरह की ट्रेजेडीज जो है वो फॉरगेट नहीं किया जाए, ऐसी ज़रूरत है। तभी हम इस तरह की जो कंडीशन है वुमेन सेफ्टी को हम बढ़ा सकेंगे। चलिए अगली न्यूज, अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है कॉन्स्टेनिंग क्रिटिक, एमनेस्टीज डिसीजन टू क्लोज शॉप इन इंडिया इज अनफॉर्चुनेट, कि एमनेस्टी का जो डिसीजन होता है शॉप बंद करने का वो पूरी तरह से सही है। जैसे हमने देखा जो एमनेस्टी इंटरनेशनल वो एक नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ था जिसे नोबेल प्राइज पीस प्राइज मिला था 1977 में, उसने अपना ऑपरेशन इंडिया में बंद कर दिया है अब जाके, क्योंकि उसने देखा कि उसके सारे जो बैंक अकाउंट्स हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं। इंट्रूसिव स्क्रूटनी जो स्टेट एजेंसीज के द्वारा हो रही है वो अनफॉर्चुनेट है। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स एमनेस्टी डिसीजन के ऊपर पूरी तरह से सही नहीं है। इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिबेट्स बाय एंटिटीज फंडेड बाय फॉरेन डोनेशन, जैसे फॉरेन एफसीआरए एक्ट के तहत रजिस्टर कराना होता है लेकिन फिर वो पास देंगे नहीं, इस पे भी चांसेस होते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज फॉरेन डोनेशंस मिलना काफ़ी कठिनाई होगी थी, जो गवर्नमेंट चाहती थी वही होता है। तो क्या कहते हैं इसलिए ऐसा करने की ज़रूरत है। तो उसने एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये ब्रेक किया है और उसने अपने यहाँ से ऑफिस बंद किया है। तो हम लोग देख लेते हैं ये है क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसको अलग से देख लेते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल जीएस पेपर टू नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक लंदन बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे फाउंड किया गया था 1961 में। ये ऑर्गेनाइजेशन क्लेम एम करता है क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर एवरी पर्सन एंजॉयज ऑल ऑफ ह्यूमन राइट, जहाँ पे हर इंसान को ह्यूमन राइट्स एंजॉय करने की पावर हो, इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड अदर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट किया गया था 1948 में। ये एक ये रिकॉग्नाइज करता है फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सली फॉर द फर्स्ट टाइम। ये रिसर्च भी कंडक्ट कराता है, एक्शन भी करता है टू प्रिवेंट ग्रेव एब्यूसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स, की एब्यूज ना हो ह्यूमन राइट्स और जस्टिस मिले हर राइट्स को वॉयलेट करने पे। द ऑर्गेनाइजेशन ये भी अवार्ड करता है, वॉज अवार्डेड विद नोबेल पीस प्राइज 1977 में, डिफेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी अगेंस्ट टॉर्चर, और यूनाइटेड नेशन प्राइज भी मिला था इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1978। इसे फॉर्म कब किया गया था? इसे फॉर्म किया गया था जुलाई 1961 में लंदन यूनाइटेड किंगडम में बाय लॉयर्स पीटर बेंसन एंड फिलिप जेम्स के द्वारा। ये अटेंशन ड्रॉ करता है ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस के ऊपर, कैंपेन्स बनाता है कॉम्प्लायंस विद इंटरनेशनल लॉज एंड स्टैंडर्ड। ये वर्क भी करता है, मोबिलाइज करता है पब्लिक ओपिनियन, जिससे वो प्रेशर जनरेट कर सके गवर्नमेंट के ऊपर वेयर अब्यूज टेक्स प्लेस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एमनेस्टी इंटरनेशनल का? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि टू कंडक्ट rigorous research and initiative measure to prevent and grave abuse of human rights, कि रिसर्च करना, कंडक्ट कराना, स्टेप्स बनाना, कि मेजर्स इनिशिएट करना जिससे वो जो ह्यूमन राइट्स जहाँ पे अब्यूज हो रहा हो या वायलेट हो रहा हो वहाँ पे वो उसे प्रिवेंट कर सके और जस्टिस प्रोवाइड कर सके। कौन कौन सी एरियाज में ये देखता है एमनेस्टी इंटरनेशनल? जैसे मेन एरियाज हैं इसकी वुमेन चाइल्ड मिनॉरिटीज, इंडिजिनस राइट्स, एंडिंग टॉर्चर, abolition of the death penalty, rights of refugees, rights of prisoners of conscience, protection of human dignity, इन सब पे ये देखता है। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं हम लोग। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। आज के दो एडिटोरियल आए हैं। एक हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री, उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी आज है, और क्या कहते हैं हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी की भी आज बर्थ एनिवर्सरी है। तो हम लोग मेनली सब लोग गांधी जयंती के नाम से इसे जानते हैं, लेकिन अब मैक्सिमम लोग इन्हें लाल बहादुर शास्त्री की बर्थ एनिवर्सरी से भी नाम से भी जानते हैं। जैसे सभी जानते हैं कि वो एक सेल्फ इस्टेब्लिश या सेल्फ एस्टीम एफेसिंग लेमैन थे, जो क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड और बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन थे, ऐसा सभी जानते हैं। इस पूरे एडिटोरियल में उन्हीं के बारे में बताया गया है।
आप इसे पढ़ सकते हैं जैसे लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिकल लाइफ हैज लेसन्स बट इट हैज हिज सडन पासिंग दैट विटिएट्स हिज पब्लिक रिकॉल इन हिस्ट्री। कि जो लाल बहादुर शास्त्री की पॉलिटिकल लाइफ क्या थी, क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे कैसे उन्होंने जब वो रेलवे मिनिस्टर थे कैसे इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद उन्होंने रिजाइन किया। तो इस एडिटोरियल में वही बात की गई, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसे एक बार रीड कर सकते हैं। जैसे आप उनके बारे में लिखना चाहें, तो आप उनके बारे में जानना चाहें तो देख सकते हैं। उसी तरह दूसरा एडिटोरियल आता है द महात्मा एज एन इंटर कल्चरल इंडियन, कि ये जो हमारे क्या कहते हैं महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन के बारे में पूरा एडिटोरियल है, जिसमें बताया गया है कि हिज प्रॉक्सिमिटी टू द ईस्ट एंड वेस्ट प्रूव टू बी फ्रूटफुल, हिज इंटेलेक्चुअल ओपननेस हेल्प्ड हिम टू लिव अप टू हिज आइडियल्स। कि जो उनकी दिक्कतें जो हमारे महात्मा गांधी थे फादर ऑफ द नेशन, उनके बारे में पूरा एडिटोरियल बात की गई है। ये भी आप पढ़ सकते हैं, एक बार रीड दे सकते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसमें कोई इम्पोर्ट वैसे बताने वाली बात नहीं है, इसको आप नॉर्मल पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये एक बार रीड वाला क्या है, क्योंकि दोनों ही बहुत ही रिस्पेक्टेड और बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन थे। इनके बारे में जानना हर किसी को ज़रूरत है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है मैसूरू बेस्ड जेएसएस टू कैरी आउट ट्रायल्स फॉर नोवैक्स वैक्सीन। कि इंस्टीट्यूट को अप्रोच किया गया ह्यूमन ट्रायल्स के लिए स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है रशिया से आएगी, उसके लिए जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च को अप्रोच किया गया है। तो इसमें वही बात की गई, जैसे आप देख सकते हैं 5 एलिफेंट सेलेक्ट किए गए दशहरा एक्टिविटीज़ के लिए मसूरू में, जो लीव कर रहे हैं वेस्टर्नविल के लिए। तो आप देख सकते हैं। अगली न्यूज़ आती है इन केरला फैंस लोकल्स जॉइन हैंड्स टू प्रिजर्व लेजेंडरी स्नेक बोट। ये जो एक लेजेंडरी स्नेक बोट थी उसको प्रिजर्व करने के लिए वहाँ के फैंस और जो लोकल पीपल हैं वो सब मिलके काम कर रहे हैं। ये इट वॉज इन 1952 जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे वहाँ पे विजिट किए थे अलपजू में, जहाँ पे उन्होंने ये नादू गंगम चुंदम स्नेक बोट जो उसको विटनेस किया था स्नेक बोट रेस में। और उसके बाद सब आप जानते ही हैं, फिर वो न्यू दिल्ली है, फिर उन्होंने एक सिल्वर ट्रॉफी को रिजाइन किया गया इस रेप्लिका ऑफ अ स्नेक बोट के, और पेव किया वे जिससे वो रिनाउंड कर सके नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, जिसके बाद वहाँ पे नेहरू ट्रॉफी बोट रेस हर दिन होती है, हर साल होती है, जैसे आप देख सकते हैं। तो यही जो बोट थी स्नेक बोट रेस, स्नेक बोट जो थी उसी को कंजर्व करने के लिए वर्क किया गया है। क्या कहते हैं इसमें वहाँ के लोकल्स और फैंस ने कहा है कि इसे कंजर्व करना चाहिए, जिससे हम हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको कंजर्व करके एज अ म्यूजियम टाइप या एज अ लोगों को जानने के लिए कि कैसी थी बोट, कैसे हुआ, कैसे हमें नेहरू ट्रॉफी बोट रेस नाम मिला, कैसे सिल्वर ट्रॉफी और जो उसकी ट्रॉफी थी वो हुई। तो उसके बारे में जानने के लिए इस बोट को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है भूषण फाइल्स रिव्यू प्ली अगेंस्ट फाइन। ये जो प्रशांत भूषण एडवोकेट है उन्होंने एक रिव्यू फाइल की है पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में, जो उनके ऊपर एक नॉमिनल ₹1 का फाइन लगा था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के उस पर। तो बस उन्होंने उस पर एक रिव्यू प्ली फाइल की है स्कैंडलाइजेशन द कोर्ट के नाम पे, उन्हें पैसा देना था ₹1, जो एक नॉमिनल फाइन लगा था। और नहीं तो क्या कहते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे बहुत ज़्यादा भी पनिशमेंट मिल सकती है, ऐसा एक लॉ में है। तो इसमें वही बात की कि उन्होंने एक रिव्यू प्ली फाइल की है इस फाइन के ऊपर, कि उनके ऊपर इतना फाइन क्यों लगा, जब वो दोषी थे नहीं तो उनके ऊपर ऐसा फाइन क्यों लगा है। ऐसा उन्होंने एक रिव्यू प्ली फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।